सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो लॉकडाउन चल रहा है और खासकर दुनिया भर में जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है, उसमें भारत खुद को कहां पर खड़ा हुआ पा रहा है? कितना असफल महसूस कर रहा है, कितना सफल महसूस कर रहा है? आप क्या मानते हैं? इतने महीनों के बाद ये सवाल तो पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है कि क्या देश कोरोना के खिलाफ युद्ध में असफल है। आज सारी दुनिया के अंदर भारत ने किस प्रकार से कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ा है और किस प्रकार से इस जंग में अभी तक सफलता प्राप्त की है, इसको सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, इसको सारा देश अप्रिशिएट कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन बराबर रिकॉर्ड पर ये कह रहा है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसको भारत ने बहुत योग्यता के साथ और बहुत धैर्य के साथ और बहुत ही विजन के साथ लड़ा है। आप स्वयं इस बात को अनुभव कर सकती हैं रीमा जी कि सारे दुनिया में 20 अगर बड़े देशों की जनसंख्या को हम जोड़ लें तो तब भारत के बराबर जनसंख्या होती है। और भारत में लगभग पहला केस 30 जनवरी को आया था। 30 जनवरी के बाद हम मई में आज बात कर रहे हैं, केवल 60,000 केसेस भारत में हुआ है। और 60,000 केसेस के अंदर भी जो 20,000 के करीब मरीज़ जो है वो ठीक होकर घर चले गए हैं। दुनिया में सबसे कम हमारा जो है मृत्यु दर है 3% के करीब। आज भी हमारा जो पिछले 3 दिन का जो डबलिंग रेट है वो 12 के करीब है। दुनिया के अंदर छोटे छोटे जो देश हैं उनके भी अगर आंकड़ों को हम देखें तो वहाँ भी हमसे बहुत ज़्यादा जो है नंबर ऑफ़ केसेस हुए हैं, हमसे बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। और आज सारे देश में इतने दिन के बाद हम बहुत कॉन्फिडेंस से ये कहने की स्थिति में है कि हमारी बीमारी कहाँ पर है और कहाँ पर हमारी बीमारी नहीं है। तो जहाँ बीमारी हमारी नहीं है, अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ हम बीमारी ना हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ बीमारी है उसको कैसे ख़त्म करना है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और सारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन प्रयासों के अंदर एकजुट होकर काम कर रहा है। वो लॉकडाउन को सफल बना रहा है, अगर लॉकडाउन को खोला गया है तो उस प्रक्रिया को वो सफल बना रहा है। हर तरीके से सब लोग किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो जो सावधानियां लोगों को बताई गई वो उसका पालन कर रहे हैं। गांव के अंदर लोग शहरों से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत ही मजबूत पोटेंट वैक्सीन के रूप में अपनी सफलता को सिद्ध कर चुकी है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही डॉक्टर साहब, लेकिन लॉकडाउन को लेकर जो असमंजस चल रहा है इस दिशा में सरकार पूरी तरह से अग्रसर है। लेकिन आप इस बारे में क्या बता सकते हैं कि हम अपने दर्शकों को क्या बताएं कि अब लॉकडाउन को लेकर आखिर भारत सरकार क्या सोच रही है? देखिए, लॉकडाउन के बारे में अगर मुझे कुछ कहना हो तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण निर्णय को, बहुत बड़ा फैसला था, उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए थी। दुनिया के बड़े बड़े देश भी उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जुटाई। और खाली लॉकडाउन को एक दिन अचानक आके घोषित नहीं कर दिया, उन्होंने इतना एक इनोवेटिव नए तरीके से एक जनता कर्फ्यू की बात की और 135 करोड़ लोगों को एक इस कोरोना के खिलाफ युद्ध में एक साथ खड़ा कर दिया। और फिर उसके 2-3 दिन के बाद लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन का पहला फेज़ आया, लॉकडाउन का दूसरा फेज़ आया और लॉकडाउन के तीसरे फेज़ के अंदर लॉकडाउन को काफ़ी प्रकार से धीरे धीरे रिलैक्स कर दिया, खोल दिया। बहुत सारी जो इकोनॉमी से जुड़े हुए विषय थे उनके ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग जो लॉकडाउन के कारण अपनी जो उनकी जो रोज़ की कमाई थी, उनकी जो तकलीफ़ें थी जो पैदा हो रही थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने उसमें कितने प्रकार के जो है ढील जो है उसके अंदर देनी शुरू कर दी। और अब जो भी सफलता भारत को मिली है उसमें लॉकडाउन जो है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये सारी अभी दुनिया भी मान रही है। और मैंने तो बार बार ये कहा ही है कि लॉकडाउन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स का लोग जितनी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे, जितनी सच्चाई के साथ, कमिटमेंट के साथ घर में रहेंगे,
घर में जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, घर के अंदर घर के बाहर जो है वो मास्क को हर समय पहनेंगे, तो निश्चित रूप से हमें कोरोना के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसमें सफलता मिलेगी। और अभी ये लॉकडाउन जो है इसको आप देख रहे हैं कि धीरे 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 करके इसकी जो लॉकडाउन की ओपनिंग अप की प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। अभी प्रधानमंत्री जी दोबारा से देश के मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले हैं, शायद चौथी पांचवी बार मिलेंगे और उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारे देश का फिर वो सामूहिक विचार लेकर आगे की जो इसके बारे में रणनीति है उसको तय करेंगे। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा इसी तरफ ही है और ये है कि देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई और खासकर अगर हम गुजरात की भी बात करें तो वो भी राज्य पूरी तरह से इकोनॉमिक कैपिटल है, लेकिन सभी जगह पे हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। ऐसे में आपको क्या लगता है इन तीनों जगहों की अगर बात करें, दिल्ली, मुंबई और खासकर गुजरात जैसे राज्य की, वहां पर इस वक्त किस तरह की स्थिति है? देखिए, इसमें कोई मुझे शक नहीं है कि दिल्ली में और मुंबई में जो हालत है वो देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज़्यादा ख़राब है और दिल्ली को और मुंबई को एक प्रकार से बहुत ही विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। दिल्ली की और मुंबई की विशेष किस्म की तकलीफ़ें भी रही हैं। जो विदेशों से लोग आए उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के अंदर और मुंबई के अंदर भी आए। इन दिल्ली में और मुंबई में जो है बहुत ही कंजस्टेड इलाके हैं, स्लम्स हैं, सकरी गलियां हैं, एक गली का दूसरी गली के साथ कम्युनिकेशन है। ये माइग्रेंट लेबरर्स का इशू यहाँ पे रहा है। मुंबई में तो जो क्लस्टर्स हैं वो कई कई लाख लोगों के क्लस्टर्स हैं, एक एक घर में एक एक दर्जन लोग रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वहाँ पर संभव नहीं है। लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू करना बहुत मुश्किल है। हमारे जो सेंटर से हमने टीमें भेजी उन्होंने जाके देखा कि झुग्गियों के अंदर, लॉकडाउन के अंदर भी जो है जो बड़े बड़े स्लम्स थे वहाँ छोटी छोटी दुकानें खुली हुई थी, लोग गलियों में बाहर आते थे। यानी और इसके अलावा फिर दिल्ली में तो दिल्ली से ही शुरू हुआ, सारे देश में मरकज़ की जो जुड़ी हुई समस्या थी वो भी हुई और इस सब के कारण यहाँ पर जो है बीमारी को कंट्रोल करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन सरकार ने ये ऐसे इलाकों के लिए भी, बड़े क्लस्टर्स के लिए, छोटे क्लस्टर्स के लिए और जो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जो क्लस्टर के कंटेनमेंट की जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, उनकी जो मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, उसके लिए जो हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जिसमें हमारे सारी सर्वेलेंस के लोग लगे हैं, रैपिड रिस्पांस टीम्स लगी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, भारत सरकार के हेल्थ के ऑफिशियल्स लगे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर भी हम जल्दी ही समस्या पर काबू पाएंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं, इस बीच में सवाल ये भी खड़ा होता है कि संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ढील दी गई लॉकडाउन में, क्या वो सही कदम था? और खासकर हमने देखा कि शराब की दुकानों पर जो लंबी लंबी लाइनें दिखी, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया गया, क्या वो इस वक्त देश जहां पर खड़ा है उस दिशा में एक सही कदम आप मानते हैं? देखिए, संक्रमण जहाँ जहाँ हुआ है सब जगह पर उसके स्पेसिफिक कारण है। जहाँ तक शराब की दुकानों के खुलने का प्रश्न है, मैंने पहले भी अपने टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगा है कि शायद शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय कुछ समय के लिए और अगर टाला जाता स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा तो वो ज़्यादा उचित होता। और अगर निर्णय लेना इकोनॉमिक रीजंस से एकदम आवश्यक ही था तो फिर पहले से सरकार को प्रशासन की दृष्टि से इस प्रकार की व्यवस्थाएं ज़रूर करनी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग हर शराब की दुकान पर ठीक प्रकार से फॉलो हो और जो लोग शराब खरीदते हैं वो लोग शराब खरीदने के नाम पर जो है भीड़ ना इकट्ठी करें या उसके कारण हमारा इन्फेक्शन जो है वो ना बढ़े। तो अभी भी मेरा सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये आपके माध्यम से भी निवेदन है कि इस निर्णय के संदर्भ में जो कुछ भी इसकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको कुछ भी अमेंड्स करने हैं, कुछ भी बदलाव करने हैं, तो वो करने में हमें ज़रा भी संकोच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, माना तो ये भी जा रहा है कि जून जुलाई में, जैसा कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से एक बयान आया कि जून जुलाई सबसे ज्यादा पीक समय होगा जबकि कोरोना सबसे ज्यादा फैलेगा। इसको लेकर भारत ने कितनी तैयारियां कर ली हैं, हम कहां पर अपने आप को मानते हैं? देखिए, भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को आया था। चाइना ने दुनिया को रिपोर्ट किया कोरोना वायरस के आने के बारे में 7 जनवरी को। 8 जनवरी से भारत दुनिया का पहला देश है जिसने कोरोना के खिलाफ अपना युद्ध शुरू किया। इसी स्वास्थ्य मंत्रालय में हमने इसके संदर्भ में टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मीटिंग की थी और विदिन 10 दिन के अंदर हमने सारे देश को डिटेल्ड एडवाइजरीज दे दी थी। सारा देश ने उस पर काम करना शुरू किया और आज 3-4 महीने के बाद सब प्रकार की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, नीतियां अपनाने के बाद हम इस स्थिति में आए हैं कि जब दुनिया में बहुत तेज़ी से बीमारी बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से अनफॉर्चुनेट मौतें हो रही हैं, ग्लोबल एवरेज मोर्टालिटी रेट का 7% से ज़्यादा है, वहाँ पर हमारा रिकवरी रेट 30% है, हमारा मोर्टालिटी रेट 3% है और हमारा जो ग्राफ है वो एकदम स्टेडी है। बीच बीच में छोटे छोटे इसमें स्पाइक्स आते हैं, उनके सबके कोई ना कोई कारण होते हैं। जैसे शुरुआती दौर के अंदर मरकज़ के केसेस के कारण ग्राफ आया, फिर थोड़ा थोड़ा ग्राफ में हल्का फुल्का जो स्पाइक आए वो ये माइग्रेंट लेबर वगैरह के इश्यूज से आए। फिर कुछ स्टेट्स में कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए, जैसे अभी मान लीजिए तमिलनाडु के अंदर एक जिसे कहते हैं उसकी सब्ज़ी की बहुत बड़ी मार्केट के अंदर जो है वायरस फैला और उसके कारण वो लोग वहाँ से सारे स्टेट्स के अंदर ले गए। तो इसके कारण कहीं कहीं थोड़े थोड़े बीच बीच में अलग अलग जगहों पे स्पाइक्स हुए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी जो हमारा देश का जो कोरोना के खिलाफ युद्ध है उसमें जो हमारा ग्राफ है ये इसी प्रकार से स्टेडी रहेगा और बहुत शीघ्र हमें कोरोना पर जो विजय है उसको रजिस्टर करने में सफलता मिलेगी। और दूसरी तरफ जो कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में अलग अलग तैयारियां चल रही हैं, भारत से क्या उम्मीदें हैं इस दिशा में? आपने ठीक कहा कि सारे दुनिया में बहुत सारे देश कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक जो है मिलकर काम कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जो है एक प्रकार की सॉलिडेरिटी ट्रायल जो है दवाइयों के बारे में भी और वैक्सीन के बारे में भी जो है मिलजुल कर काम करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करवा रहा है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत में भी अभी इस समय लगभग आधा दर्जन जो है लोग, वैज्ञानिक, कंपनियां जो हैं वो वैक्सीन की खोज में लगी हैं। हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से उनको सब प्रकार का सपोर्ट जो है मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी स्वयं इस विषय को मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट का प्रोत्साहन कर रहे हैं और जैसे दुनिया जो है उत्सुक है नई वैक्सीन की खोज में, हमारे वैज्ञानिकों की भी उत्सुकता में, उनके मेहनत में, उनके कमिटमेंट में, उनकी सिंसियरिटी में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि भारत को या दुनिया के किसी भी देश को इसमें कितनी जल्दी कितनी सफलता मिलती है। हम सब भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये वैक्सीन जल्दी से दुनिया के लिए उपलब्ध हो। दूसरी तरफ ब्लड प्लाज्मा ट्रांसमिशन को लेकर के भी कई सारी उम्मीदें जगी थी। इस वक्त हम क्या माने कि इस तरफ इस दिशा में भी कुछ हमें प्रोत्साहन मिल रहा है या कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं? रीमा जी, देखिए, ये जो ब्लड प्लाज्मा थेरेपी है इसको एक्चुअली कहते हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, यानी जो कोविड-19 से प्रभावित मरीज़ हैं जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनके शरीर में जो है उसके कारण जो एंटीबॉडीज़ वगैरह बनती हैं। अब अगर ऐसे ठीक हुए हुए मरीज़ों का जो ब्लड है डोनेट करा के उसमें से प्लाज्मा को अलग करके और कोविड-19 के गंभीर मरीज़ों को अगर दिया जाए तो दुनिया में अभी इस प्रकार के क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं जिनको भारत में भी ICMR ने और हमारे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया उन्होंने स्वीकृति दी है
बशर्ते वो जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि कोई भी जो है क्लिनिकल ट्रायल होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। तो हम भी भारत के अंदर उसकी परमिशन भी दे रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने उसकी परमिशन भी ली है। अभी थोड़े से मरीज़ों के ऊपर ये ट्राई किया गया है, इसलिए उसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में एकदम 100% कुछ भी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसी भी खबरें आई हैं कि जहां लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं जहां कि लोगों को शायद उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से इस काम को करने में कोई किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है और भारत सरकार इसको पूरा प्रोत्साहन दे रही है। दूसरी तरफ टेस्टिंग को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, कई राज्य सरकारों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या टेस्टिंग पूरे देश में पर्याप्त है, सही दिशा में हो रही है? रीमा जी, अभी हम 16 लाख से ज़्यादा टेस्ट भारत में कर चुके हैं। एक लेबॉर्ट्री से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी 2-3 महीना पहले। आज 472 लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर हम टेस्टिंग कर रहे हैं कोविड-19 के मरीज़ों की। कल भी हमने 86,000 टेस्ट एक दिन में किए। हमारी कैपेसिटी, हमने कहा था कि हम 31 मई तक 1 लाख टेस्ट रोज़ करने की करेंगे। आज हमारी कैपेसिटी जो है वो 95,000 टेस्ट करने की हो चुकी है। अब इतनी व्यापक टेस्टिंग करने के बावजूद भी आप लोग ये टेस्टिंग ये वाला सवाल कब बंद करेंगे, ये मेरे लिए जो है, ये मेरे लिए भी एक प्रश्न बना हुआ है। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर अगर हम बात करें तो हमें किस पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि चाइना से जिस तरह से 2 कंपनियों की तरफ से जो टेस्टिंग किट्स आई थी उसको तो सही पैमाने पर खराब नहीं माना गया, उसको बंद कर दिया गया। लेकिन अब अगर हम बात करें रैपिड टेस्टिंग किट्स की तो वो कहाँ पर है? देखिए, रैपिड टेस्टिंग किट जो है ये एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए है, और एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के लिए, सर्वेलेंस के लिए, रिसर्च के लिए बेसिकली होता है। हमने इस टेस्ट को अपने देश में जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर करने के लिए सोचा था। जब सारी दुनिया में एंटीबॉडी टेस्ट उपलब्ध हुआ तो हमने भी कोशिश की कि हम सबसे पहले जो है एंटीबॉडी टेस्ट की किट जो है भारत के लोगों के लिए उपलब्ध कराएं। लेकिन दुर्भाग्य से चाइना ने जो हमें किट दी वो ना तो इफ़ेक्टिव थी और ना ही उसकी कोई उपयोगिता हो पाई। हमें जब कंप्लेंट्स मिले कुछ स्टेट्स से तो हमने उसके बारे में अपनी जो ICMR की लेबॉर्ट्रीज़ थी वहाँ पर भी व्यापक जो है टेस्टिंग की, और उसमें भी हमें संतोषजनक परिणाम जब नहीं मिले तो हमने इस टेस्ट को अबैंडन कर दिया। अब हमारा ये प्रयास है कि जो कोरोना वायरस को कंफर्म करने के लिए जो RT-PCR टेस्ट होता है उसकी भी एक किट होती है, और उसी के साथ साथ जो है जो एंटीबॉडी की टेस्ट किट है, इस दोनों चीज़ों को, इनको हम अपने वैज्ञानिकों की और इंडस्ट्री की सहायता से, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सपोर्ट से हम इनको अपने भारत के अंदर ही विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेक इन इंडिया मूवमेंट को बूस्ट दे रहे हैं। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने हमें आश्वासन दिया है कि वो मई के महीने में ही इंडस्ट्री के सहयोग से ये किट जो हैं भारत के अंदर उपलब्ध कराएंगे, और जैसे ही ये किट्स हमारे लिए उपलब्ध होंगी हम ये टेस्ट दोबारा से भारत के अंदर प्रारंभ करेंगे। वैसे अभी हमें इसी सप्ताह एक खुशखबरी मिली है कि हमारी ICMR की लैब ने पुणे की रिसर्च करके जो एलाइजा टेस्ट है उसकी किट भी विकसित कर दी है, और वो अब उस टेक्नोलॉजी को एक कंपनी को ट्रांसफ़र करके भारत के अंदर ये एलाइजा टेस्ट जो है एंटीबॉडीज़ के लिए, इसको करने की भी पहल कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो जैसा आपने कहा, हम मानते हैं कि इस वक्त जो दुनिया भर में लड़ाई चल रही है कोरोना के खिलाफ, उसमें भारत सबसे ज्यादा सशक्त भूमिका निभा रहा है और आगे भी इसी तरह से निभाएगा, और जल्दी ही हम इस लड़ाई को जीत भी पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए।